शुरू बा। चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके बारे में पढ़ने के लिए थी? तो भाषा का विकास। आखिर हम जानेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। और सब लोग कहते हैं कि ऐसे जनरली कि भाषा का विकास जो हुआ है संस्कृत से हुआ है, लेकिन संस्कृत के पहले भी आप लोगों को ऐसे चीज जानना है जो आज तक अभी लोग नहीं जानते हैं। और गारंटी है कि आज की क्लास से आप लोग कई प्रकार के एग्जाम को क्वालिफाई करने में समर्थ रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखें, जरूर देखें। और गारंटी है कि आप यहाँ पे बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे बोर्ड का हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। तो बात करते हैं भाषा का विकास। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह भारत रूपीय या भारूपीय हम कह सकते हैं, भारूपीय यानी भाषा का विकास जो हुआ है भारूपीय परिवार से हुआ है। छोड़ दे। चलिए, तो हम लोग चर्चा क्या कर रहे हैं कि भाषा का विकास जो हुआ है किस परिवार से हुआ है? तो भारूपीय परिवार से हुआ है। क्यों हुआ है? भारूपीय परिवार से हुआ है इसलिए कि भारूपीय परिवार में दो चीज आता है। क्या क्या आता है? जब आर्य लोग ये लोग पहुंचा जर्मनी यानी यूरोप, और वहां से ईरान से होते हुए ये लोग पहुंचा पंजाब यानी भारत। आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि आर्य लोग जो है यानी आर्य भाषा जो है पहुंची कहाँ? मध्य एशिया से पहुंची आपका जर्मनी। जर्मनी का अर्थ है कि कौन सा महादेश? तो यूरोप महादेश में पहुंची। और उसके अलावा वहां से पहुंची ईरान से होते हुए वह पंजाब पहुंची। अब पंजाब कहाँ पड़ता है? तो आप जानते हो भारत में पड़ता है। और इस तरह से भारत और यूरोप मिलकर ये दोनों के दोनों बना भारूपीय परिवार बना। तो हमें याद रखना होगा कि भारूपीय परिवार में यूरोप, और यूरोप का विशेष कौन? जर्मनी, और जर्मनी के साथ कौन? भारत के पंजाब। तो ये लोगों ने मिलाकर आर्य भाषा का नाम दिया, और आर्य भाषा पहले से चलती थी और इस परिवार का नाम दिया गया भारूपीय परिवार नाम दिया गया। तो आज हम जानेंगे आर्य भाषा को उसके समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से? तो आप देख रहे हो आर्य भाषा को, यहाँ तो आप देखने का प्रयास कीजिएगा कि प्राचीन आर्य भाषा, उसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा, उसके अलावा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इस प्रकार से भाषाओं का क्रम बांटा गया है, जिसको हम लाइन बाय लाइन अभी देखने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि प्राचीन आर्य भाषा का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका 1000 ईसा पूर्व था। इस चीज को याद रखिएगा। और इस प्राचीन आर्य भाषा को 2 भागों में बांटा गया। वह कौन कौन से? तो एक था वैदिक संस्कृत और एक था लौकिक संस्कृत। अब बात आता है कि आखिरकार वैदिक संस्कृत में क्या अंतर है और लौकिक संस्कृत में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सिंपल सी भाषा याद रखना आप लोगों को। वैदिक संस्कृत का मतलब होता है जिसमें ब्राह्मण लोग वेदों के बारे में रचना किया, वेदों के बारे में अध्ययन किया, तो उससे हम लोग रखा गया वैदिक संस्कृत। और जो बोलचाल में किताबें छपने लगी, नॉर्मल सी ग्रंथें छपने लगी, तो उस भाषा को हम लोग नाम दिया गया क्या चीज? लौकिक संस्कृत। जैसे कि आप देख रहे हो कि प्रथम वेद जो है आपका ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद जो है आपका वैदिक संस्कृत में ही प्रिंटेड हुई थी, लिखी गई थी। और इसके अलावा आप लोग जान लीजिए यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अर्थवेद हो गया। और इस चारों वेद को मिलाकर संहिता कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा कि सभी वेदों को मिलाकर क्या कहा गया है जी? संहिता कहा गया है। और इस वेद का जो फादर कह लो या जो भी कुछ कह लो, तो इसका जननी जो है आपको पाणिनि को दिया जाता है। इनका श्रेय पाणिनि को दिया जाता है, क्योंकि इन सब के बारे में सर्वप्रथम पाणिनि ने ही चर्चा किया था। सभी लोग ध्यान देंगे, ये कोई क्लासेस में आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो पाणिनि ने इस चीज को क्लियर किया था। उसके अलावा मैं बात करूं लौकिक संस्कृत में, तो इसका 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसकी समय काल रहा। इसके अलावा इसे ब्राह्मण संस्कृत भी नाम दिया गया। इसी में रामायण लिखा गया, महाभारत हो गया। और इसके अलावा उपनिषद जो होता है 108 उपनिषद होता है जो आपके लौकिक संस्कृत में लिखे गए थे।
इसके अलावा आप लोग सुने होंगे वेदांग के बारे में। तो टोटल वेदांग जो होते हैं 6 होते हैं, और पुराण के बारे में जानते हैं लोग 18 होते हैं। ये सारे के सारे आपको देखने को मिलता है लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि पुराण जो है किस संस्कृत के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको बताना होगा लौकिक। अगर मैं कहूँ अर्थवेद किस संस्कृत के अंतर्गत रखा गया है, तो आपको बताना होगा वैदिक संस्कृत के बारे में बताना होगा। तो इस सारे बातों को आप लोग याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के वास्ते, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो मध्यकालीन आर्य भाषा के बारे में, तो ये 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा। इसको मैं आपको बता दूं, इसी में आपका पाली भाषा आता है। अब कहोगे सर प्राचीन आर्य भाषा में और मध्यकालीन आर्य भाषा में क्या अंतर है। जो प्राचीन आर्य भाषा था, ये सिर्फ ब्राह्मण जो होते थे, जो पढ़े लिखे हुआ करते थे, वे उनकी भाषाएं होती थी। और ऐसे भी जानते हो कि संस्कृत जो होती है ना, किसकी भाषा होती है, देवताओं की भाषा होती है। आप लोग सुना होगा कहीं ना कहीं। तो ये संस्कृत जो होती है देवों की भाषा होती है, लेकिन जो आम बोलचाल की भाषा थी, जन भाषा थी, वह आपका प्रथम भाषा पाली थी, जिसे हम लोग जन भाषा भी कहते हैं और देसी भाषा भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जन भाषा किसे कहा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि पाली को ही जन भाषा कहा गया है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि भगवान बुद्ध जो हैं, इसी पाली भाषा में उन्होंने अपना उपदेश भी दिया था, बल्कि अपने धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल किया था। ये सारी जानकारी आपको रखना बहुत जरूरी है अगर आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। इसके अलावा और भी देखिए, इसका समय काल आप देख सकते हैं। इसके अलावा पाली में एक और आता है जिसे प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो प्राकृत भाषा जो है, भगवान महावीर के नाम सुने होंगे लोग, उन्होंने जैन धर्म का प्रचार भी किया था, उपदेश भी दिया था। इसके अलावा मैं बात करूं, एक और आता है इसी मध्यकालीन भाषा में, अपभ्रष्ट जिसे हम लोग बोलते हैं। यह भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था। आपको सर बिगड़ा हुआ रूप क्या होता है, आप लोग देखते हो कि हिंदी में कई प्रकार की हिंदी बोली जाती है। आप दिल्ली में चले जाओ, दिल्ली में हो तो आप जानते हो कि दिल्ली के लोग भी हिंदी बोलता है, लेकिन वह हिंदी और एक शुद्ध हिंदी में दोनों भी डिफरेंट है। तो उस प्रकार की जो भाषाएं हुआ करती थी, उसे हम लोग अपशब्द बोलते हैं। और यह भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि इसमें उस समय 8 ही स्वर हुआ करते थे, सिर्फ 8 स्वर हुआ करते थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें विशेष तौर पर आपको हिंदी के बारे में जानकारी मिली। तो दोस्तों मैं बताऊं, इस सबसे पहले हिंदी को प्राचीन हिंदी भाषा में बांटा गया, जिसका समय काल 1000 या 1100 से लेकर 1400 ईस्वी तक माना जाता है, इसे पूर्व माना जाता है। उसके अलावा इसमें मध्यकालीन हिंदी, जिसका समय आप देख सकते हो। उसके बाद है आधुनिक हिंदी, और इसी आधुनिक युग में बात करें तो 1850 का जो समय था, इसके बाद जितना युग रहा वो सारे के सारे युग जो है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले गद्य का मतलब समझ रहे हो ना, पद माने कविताएं होती है, गद्य माने इसमें कहानियां हो सकती है, निबंध हो सकता है, वॉट एवर यू नो अबाउट दैट, जो भी कुछ जानते हो। तो सबसे पहले गद्य का निर्माण जो है आपका इसी आधुनिक हिंदी में शुरू हुआ था, और ये युग जो था आपका भारतेंदु युग कहा गया था। इस चीज को याद रखना होगा। इसके अलावा 1920 से लेकर 1920 तक इसी में आया द्विवेदी युग। और ऐसे भी आप लोग सुने होंगे, जिसे 2 वेदों का ज्ञान होता है उसे द्विवेदी कहा जाता है, जिसे 3 वेदों का हो, जिसे 4 वेदों का चतुर्वेदी भी कहा जाता है। ऐसे पहले के समय जो वेद का जानकारी रखता था, अपने पहले वो टाइटल लगाता था नाम के पहले या बाद में लगाता था, ठीक है ना। इस चीज को जानिए। और जब द्विवेदी युग आया तो पूरी तरह से आपका गद्य और पद, जिसे हम प्रोज एंड पोएट्री बोलते हैं, पूरी तरह से विकास हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप लोगों को बेहतर लगी हो, समझ में भी आई होगी। और इससे बेहतर जानना है